हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा रिसेंटली बनाया हुआ पोर्टफोलियो और उसके स्टॉक को शेयर करने वाला हूं, जो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अभी ये पोर्टफोलियो मुझे 54,000 का प्रॉफिट दे रहा है। आप एक इन्वेस्टर हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कुछ स्ट्रेटजीज और उनके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे आप भी अपने लिए अच्छे और प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या कोई और भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे इस पोर्टफोलियो में 23 स्टॉक्स हैं। मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 4,87,000 का है और करंटली ये पोर्टफोलियो मुझे 54,766 रुपीज का प्रॉफिट दे रहा है। परसेंटेज की बात करें तो मुझे 11% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे पोर्टफोलियो का फर्स्ट स्टॉक एशियन पेंट है, जिसके मेरे पास 12 शेयर्स है। मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 33,000 का है। ये स्टॉक मुझे अभी 13% मतलब 4,454 रुपीज का प्रॉफिट दे रहा है। एशियन पेंट्स लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, जो एस्टैब्लिश हुई थी 1942 में। कंपनी 15 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और कंपनी के पास 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वर्ल्ड वाइड। एशियन पेंट थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है एशिया और 9th लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी है ग्लोबली। एशियन पेंट पिछले 50 सालों से मार्केट लीडर है इंडिया में और टॉप प्लेयर है डेकोरेटिव पेंट मार्केट में बहुत कंट्रीज में। एशियन पेंट के पास इंडिया में 50% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक पेंट में और कंपनी ऑटोमोटिव कोटिंग सेगमेंट में 20% मार्केट शेयर होल्ड करता है। एशियन पेंट रिसेंटली किचन बिजनेस में भी एंटर हुई है, जिसकी टोटल एस्टिमेट वर्थ है 15,000 करोड़ की। एशियन पेंट का मार्केट कैप 3,334 करोड़ का है। कंपनी का जो ROCE है वो 35.3% का है और कंपनी का जो ROE है वो 27.8% का है। कंपनी की सेल्स अगर हम देखें, कंपनी की सेल्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। Jan 22 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 29,101 करोड़ की थी, जो Jan 23 में 34,489 करोड़ की हो गई है। CAGR के टर्म्स में बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो 13% CAGR से ग्रो हो रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट 22 में 4,188 करोड़ का था वो 23 में 5,689 करोड़ का हो गया है। CAGR नंबर्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 14% CAGR से ग्रो हो रहा है पिछले 10 सालों से। स्टॉक प्राइस की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों में 21% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। मेरे पोर्टफोलियो का जो सेकंड स्टॉक है वो है एस्ट्रल पाइप्स। एस्ट्रल पाइप के मेरे पास 13 स्टॉक्स हैं। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में 20,176 रुपीज का है। करंटली ये स्टॉक मुझे 1.38% का रिटर्न दे रहा है। इस कंपनी ने अपनी 25th एनिवर्सरी पे बोनस शेयर अनाउंस किए थे, हर 3 शेयर पर एक बोनस शेयर। एस्ट्रल पाइप रेसिडेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए लीडिंग मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक पाइप्स की। एस्ट्रल पाइप के पास इंडियन मार्केट में 10% का मार्केट शेयर है। कंपनी 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट आते हैं। कंपनी के 2,500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस और 1,80,000 से ज्यादा डीलर्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज में। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो एस्ट्रल पाइप्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 42,266 करोड़ का है। इसका ROCE 29.6% और ROE 22.6% का है। कंपनी की सेल्स की बात करें तो Jan 21 में कंपनी की सेल्स 3,176 करोड़ की थी, जो Jan 22 में 4,394 करोड़ तक पहुंच गई है। CAGR नंबर्स में बात करें तो कंपनी अपनी सेल्स को 23% CAGR से ग्रो कर रही है पिछले 10 सालों से। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अपने प्रॉफिट को कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। जहां Jan 21 में कंपनी का प्रॉफिट 533 करोड़ का था, वहीं Jan 22 में कंपनी का प्रॉफिट 648 करोड़ तक पहुंच गया था। CAGR नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 46% CAGR से ग्रो किया है। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 2019 के बाद बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। कंपनी ने पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 21% CAGR के रिटर्न दिए। मेरे पोर्टफोलियो का जो तीसरा स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस, जिसके मेरे पास 11 शेयर्स हैं और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 69,200 रुपीज का है। ये स्टॉक मुझे अभी 6.73% का प्रॉफिट दे रहा है। मैंने ये स्टॉक अभी रिसेंटली फेब और मार्च में एक्यूमुलेट किया है, जब इस स्टॉक का प्राइस सडनली ड्रॉप हो रहा था। कोई भी अच्छा स्टॉक किसी भी रीजन से अगर करेक्ट होता है तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी ही होती है। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट NBFC है। बजाज फाइनेंस का जो NPA है वो वन ऑफ द लोएस्ट है इंडस्ट्री का, 0.41% है इन दिसंबर 22।
एनपीए कंपनी के वो एसेट्स होते हैं जिन पर कंपनी को 90 डेज या उससे ज़्यादा तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला होता है। उन असेट्स को नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा जाता है। जैसा कि आप एनपीए के ग्राफ में देख सकते हैं कि जैन 21 के बाद कंपनी ने अपने एनपीएस को कंसिस्टेंटली कम किया है। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,06,509 करोड़ का है। इसका आरओसी 11.7 और इसका आरओई 23.5% का है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है। कंपनी का रेवेन्यू जैन 22 में 31,633 करोड़ का था, जो जैन 23 में बढ़कर 41,397 करोड़ का हो गया है। सीएजीआर टर्म्स में बात करें तो कंपनी अपने रेवेन्यू को पिछले 5 सालों से 27% सीएजीआर से ग्रो कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, जो जैन 22 में 9,504 करोड़ का था और जैन 23 में 15,528 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी का प्रॉफिट 36% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 47% सीएजीआर के रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में। मेरे पोर्टफोलियो का जो चौथा स्टॉक है वो है कोल इंडिया, जिसके मेरे पास 12 शेयर्स हैं। ये कंपनी मैंने डिविडेंड के पर्पस से सिलेक्ट की थी, इसीलिए मैंने इस कंपनी में छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है। फिर भी ये कंपनी मुझे 21% का रिटर्न दे रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी स्टॉक को नीचे के लेवल पे बाय करें तो वो स्टॉक भले पीएसयू स्टॉक क्यों ना हो, वो भी हमें अच्छे रिटर्न दे सकता है। मेरे पोर्टफोलियो का जो 5वां स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट, जिसके मेरे पास 14 शेयर्स, जिसमें मैंने 24,709 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। ये स्टॉक मुझे अभी 9% का रिटर्न दे रहा है। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो दीपक नाइट्राइट के पास एक बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें 100 प्रोडक्ट्स हैं जो डिवाइड है 4 सेगमेंट्स में। कंपनी के पास 75% मार्केट शेयर है सेवरल केमिकल्स का। कंपनी सब्स्टिट्यूट करती जा रही है मेजॉरिटी लोकल इंपोर्ट फिनॉल और एसीटोन का। इसके पास मार्केट का 50% शेयर है। कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इंडिया में और कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूरोप, यूएस और एशिया मिडिल ईस्ट में। दीपक नाइट्राइट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 26,372 करोड़ का है। इसका आरओसी 30% का है और इसका आरओई 22.9% का है। इसकी सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, जो जैन 22 में 6,802 करोड़ की थी और जैन 23 में बढ़कर 7,972 करोड़ तक पहुंच गई है। ये अपनी सेल्स को 37% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है पिछले 5 सालों से। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट जैन 22 में 1434 करोड़ का था, जो घटकर जैन 23 में 1146 करोड़ का ही रह गया है। फिर भी सीएजीआर टर्म्स में बात करें तो कंपनी अपने प्रॉफिट को 59% सीएजीआर से ग्रो कर रही है पिछले 5 सालों से। कंपनी का स्टॉक प्राइस की बात करें तो कंपनी का जो प्राइस है वो सितंबर 29 के बाद बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 53% सीएजीआर के रिटर्न दिए हैं। मेरे पोर्टफोलियो का जो 6वां स्टॉक है वो है डिविस लैब, जिसके मेरे पास 3 स्टॉक हैं, जिसमें मैंने 8,245 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। ये स्टॉक अभी मुझे 20% का प्रॉफिट दे रहा है। बहुत कम बार स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद स्टॉक एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। डिविस लैब में मेरे साथ ऐसा ही हुआ, नहीं तो मोस्टली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद अगले दिन वो स्टॉक और ज्यादा करेक्ट हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डिविस लैब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है एपीआईज, इंटरमीडिएट्स, न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, जेनरिक एपीआईज, कस्टम सिंथेसिस एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। कंपनी के एक्सपोर्ट से 90% ऑफ सेल्स आती है। कंपनी का जो कंसंट्रेशन है अपने 5 प्रोडक्ट और 5 कस्टमर्स पर है, जिससे कंपनी का 75% रेवेन्यू आता है। कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी और एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग साइट काकीनाडा में इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 88,004 करोड़ का है। कंपनी का आरओसी 35.1% का है और आरओई 28.2% का है। इसकी जो सेल्स है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है। जैन 21 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 6,969 करोड़ की थी, जो बढ़कर जैन 22 में 8,960 करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले 10 सालों में कंपनी अपनी सेल्स को 17% सीएजीआर से ग्रो किया है। कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ा है। जैन 22 में कंपनी का प्रॉफिट 2,666 करोड़ का था, जो जैन 22 में 3,684 करोड़ तक पहुंच गया था। कंपनी पिछले 10 सालों से अपने प्रॉफिट को 19% सीएजीआर से ग्रो कर रही है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों में 19% सीएजीआर के रिटर्न दिए हैं। मेरे पोर्टफोलियो का जो 7वां स्टॉक है वो डीमार्ट, जिसके मेरे पास 15 स्टॉक्स हैं। इसमें मैंने 52,528 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो करंटली मुझे 5% का रिटर्न दे रहा है। ये इन्वेस्टमेंट मैंने 3 महीने पहले ही किया है। डीमार्ट की बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्केट जो ऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट में काम करती है, जो अपने सुपरमार्केट को डीमार्ट के नाम से ऑपरेट करती है। कंपनी के पास 324 स्टोर्स हैं, जो 10 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में है। इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 57% रेवेन्यू फूड सेगमेंट से आता है, 20% एफएमसीजी सेक्टर से और रिमेनिंग 23% जनरल
जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल सेगमेंट से आता है। कंपनी स्टडी क्लस्टर बेस्ड एक्सपांशन अप्रोच फॉलो करती है, जिससे उसने 50 स्टोर्स और ओपन किए हैं FY 21 एंड 22 में। स्टडी बेस्ड एक्सपांशन का मतलब होता है कंपनी स्ट्रेटेजिकली चूज करती है कंपनी के ऑपरेशंस को एक्सपांड करने का, जिसमें कंपनी फोकस करती है पर्टिकुलर क्लस्टर जहां पर कंपनी किसी और सिमिलर टाइप के बिजनेस से बेनिफिट ले सके। इससे कंपनी को बेनिफिट यह होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां कंपनी अपना न्यू स्टोर ओपन करने वाली होती है, उस इकोसिस्टम का कंपनी एडवांटेज ले सकती है, वहां के नेटवर्क्स का जो अदर बिजनेस ने बिल्ड किया है। जैसे कि कंपनी के पास लार्ज कस्टमर बेस रहेगा क्योंकि उस एरिया में ऑलरेडी सिमिलर टाइप के बिजनेस जहां पे कस्टमर आते हैं। कंपनी उनके एक्सपर्टाइज, कॉस्ट एफिशिएंसी और रिसोर्स को शेयर कर सकती है। मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो उस एरिया में ऑलरेडी होंगे, तो वहां तक आने का ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी कन्वीनियंट होगा, तो उसका कंपनी बेनिफिट उठा सकती है और वहां के जो लोकल बिजनेस है उनके साथ कंपनी कोलैबोरेट भी कर सकती है। तो इस अप्रोच को स्टडी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच कहा जाता है। एवेन्यू ई कॉमर्स एक सब्सिडरी है जिसने अभी रिसेंट में अपने 5 साल कंप्लीट किए हैं। कंपनी की जो ऑनलाइन सर्विस है वो 9 सिटीज में ऑलरेडी चल रही है, जो 500+ पिन कोड्स को कवर कर रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,38,896 करोड़ का है। इसका ROC 20.2% का है और इसका ROE 16% का है। कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है। Jan 22 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 30,976 करोड़ की थी, जो 23 में 42,840 करोड़ तक पहुंच गई है। कंपनी अपने सेल्स को पिछले 10 सालों से 29% CAGR से ग्रो कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, जो Jan 22 में 2,064 करोड़ का था और Jan 23 में 3,060 करोड़ का है। कंपनी अपने प्रॉफिट को 38% CAGR से ग्रो कर रही है पिछले 10 सालों से। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों से 20% CAGR के रिटर्न दे रही है। मेरे पोर्टफोलियो का जो 8वां स्टॉक है वो है फाइन ऑर्गेनिक्स, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसके मेरे पास सिर्फ 2 स्टॉक्स हैं। करंट में ये स्टॉक मुझे 5% का लॉस दे रहा है। स्मॉल कैप कंपनीज में जहां प्रॉफिट के चांस ज्यादा होते हैं वहीं रिस्क भी ज्यादा ही होता है। मेरे पोर्टफोलियो का जो 9वां स्टॉक है वो है HDFC बैंक, जिसके मेरे पास 12 शेयर हैं। इसमें मैंने 18,935 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और करंटली ये स्टॉक मुझे 5% का रिटर्न दे रहा है। HDFC बैंक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया की। इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो रिटेल बैंकिंग से 46% का रेवेन्यू, होलसेल बैंकिंग से 27% और ट्रेजरी से 14% रेवेन्यू जनरेट होता है इस बैंक का। कंपनी के पास 21,683 आउटलेट्स हैं और ये एक डोमिनेंट प्लेयर है पेमेंट इकोसिस्टम में। HDFC बैंक मार्केट लीडर है ऑलमोस्ट एवरी एसेट कैटेगरी में और कंपनी के पास 70 मिलियन कस्टमर बेस है। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाली HDFC पहली बैंक है वीजा के साथ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,31,968 करोड़ का है। कंपनी का ROC 6.85 और ROE 18.6 का है। कंपनी अपने रेवेन्यू को कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है। Jan 22 में कंपनी का रेवेन्यू 1,28,552 करोड़ का था। वही Jan 23 में कंपनी का रेवेन्यू 1,35,936 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को भी बहुत अच्छे से इंक्रीज किया हुआ है। Jan 22 में कंपनी का प्रॉफिट 50,873 करोड़ का था, जो Jan 23 में 61,498 करोड़ तक पहुंच गया है। CAGR के टर्म में बात करें तो कंपनी अपने प्रॉफिट को 21% CAGR से ग्रो कर रही है पिछले 10 सालों से। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 17% CAGR के रिटर्न दे रही है पिछले 10 सालों से। मेरे पोर्टफोलियो का 10वां स्टॉक भी बैंकिंग सेक्टर का ही है, जो ICICI बैंक है। इसके मेरे पास 15 शेयर हैं और जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 20 के इन्वेस्ट किया हुआ है और ये करंटली मुझे 10% का प्रॉफिट दे रहा है। ICICI बैंक एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। कंपनी के पास 5,300 ब्रांचेस हैं एंड 15,200 ATMs हैं अक्रॉस इंडिया, जिसमें से 30% ब्रांचेस मेट्रो सिटीज में हैं। कंपनी ने अभी तक 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं। कंपनी ने Amazon के साथ भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू किए हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,60,982 करोड़ का है। कंपनी का ROC 6.82 और ROE 18.7% का है। कंपनी अपने रेवेन्यू को बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 10% CAGR से इंक्रीज किया है। कंपनी अपने प्रॉफिट को भी 2020 के बाद बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही है और पिछले 10 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 14% CAGR से ग्रो हो रहा है। और अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को 53% CAGR से ग्रो किया है। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 साल में 16% CAGR और पिछले 3 साल में 49% CAGR के रिटर्न दे रही है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको मेरे पोर्टफोलियो के रिमेनिंग स्टॉक्स देखने हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ जाएंगे। थैंक यू।